Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 8th, subject science. Today we are reading chapter 6, combustion and flame, means dahan or jwala. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। अब ये ईंधन कौन कौन से होते हैं? ये ईंधन होते हैं जैसे वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एट्सेट्रा। मीन्स देखिए, गोबर, लकड़ी, कोयला, लकड़ी का कोयला जिसे हम कास्ट कोयला कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी कहते हैं आदि, ये सब क्या है? हमारे ईंधन के स्रोत हैं, इन्हें हम ईंधन कहते हैं। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? आप मोमबत्ती के जलने से तो परिचित हैं ही। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? देखिए, मोमबत्ती जलती है तो ज्वाला निकलती है, अर्थात मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। मीन्स कोयला जलता है तो उसमें से ज्वाला नहीं निकलती है। जैसे कि हम सिर्फ कोयले को जलाकर प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन हम मोमबत्ती को जलाकर उससे प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो बिना ज्वाला के जलते हैं। 6.1 व्हाट इज कंबसन? दहन क्या है? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light, जो कि फिगर नंबर 6.1 में दिखाया गया है। देखिए, क्या होता है कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम धातु होती है वो जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, हम इसमें भी देख सकते हैं, इसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अर्थात इसमें मैग्नीशियम को जलते हुए दिखाया गया है, इसमें से प्रकाश निकल रहा है। We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongues and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? इसी प्रकार हम एक कास्ट कोयला मीन्स लकड़ी के कोयले के टुकड़े को लेकर प्रयोग कर सकते हैं। जो कास्ट कोयला है उसके टुकड़े को चमीटे से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुंसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। देखिए, जैसे लकड़ी रहती है उसे हम जलाते हैं तो लकड़ी जो जल रही है उसे हम कहेंगे दहन, लेकिन जो लकड़ी है उसे हम कहेंगे दाह या फ्यूल। अब ये ठोस भी हो सकता है, लकड़ी हमारा ठोस का एग्जाम्पल हो गया। द्रव जैसे कि गैस रहती है हमारी जो घर में जिसमें हम खाना बनाते हैं वह लिक्विड रहती है, तो वह द्रव का उदाहरण हो गया। और गैस
गैस रहती है, जैसे CNG गैस रहती है, उससे वाहन भी चलाए जाते हैं, तो वह हमारा फ्यूल का काम करती है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। देखिए, जैसे हमने मैग्नीशियम का क्रियाकलाप किया था, तो उसमें जो मैग्नीशियम और जो कोयले वाला किया था प्रयोग, उसमें कोयला दाह पदार्थ हैं, क्या है, फ्यूल हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है, अर्थात भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबसन। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए, जो सूरज रहता है उसमें प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, तो वह कैसे होता है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा होता है, मतलब इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? माचिस की तीली भी हम जलाते हैं तो यह किस प्रकार जल उठती है, और यदि कागज़ के टुकड़े को जलाने का हम कोशिश करें तो वह कितनी जल्दी जल जाता है, जबकि हम लकड़ी को जलाते हैं तो वह इतनी जल्दी नहीं जलती है। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? लकड़ी ऐसे ही नहीं जलती है, उस पर हमें या तो कागज़ लगाना पड़ता है या मिट्टी का तेल लगाना पड़ता है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? देखिए, ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें फॉरेस्ट फायर मीन्स जंगल की आग को दिखाया गया है। ये जो ऊपर डायग्राम है इसमें ब्लैंकेट ट्रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर मीन्स कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। देखिए, जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उस पर पानी नहीं डाला जाता, उसे कंबल से लपेट दिया जाता है ताकि आग का वायु से जो संपर्क है वह टूट जाए और आग बुझ जाए। ये नीचे वाले डायग्राम में फॉरेस्ट फायर के बारे में दिखाया गया है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई grasses catch fire. From gases it spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Means वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे की ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जल जाती है? देखिए,
The history of the matchstick is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण जो श्वेत फास्फोरस मीन्स सफ़ेद फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु जो श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम आता था वह वहाँ के काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। इसलिए श्वेत फास्फोरस की जगह लाल फास्फोरस का यूज किया जाने लगा। आजकल माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. मीन्स हमने पाया कि दाह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तब भी वह आग नहीं पकड़ता। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? हाँ, मिट्टी के तेल को रखने के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण देखिए। पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस मीन्स एलपीजी आदि। ये सब क्या हैं? ये ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? यू मस्ट हैव सीन और हाइड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त वर्णन अपनी नोटबुक में लिखिए। Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित कीजिए। It is important that all of us know the telephone numbers of the fire service.
यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। डज योर सिटी ऑब्लिक टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। क्या करती है? आग पर जल डालती है। Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. देखिए, जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। क्या करता है? जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। देखिए, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें एक घर में आग लगी हुई है, जिस पर फायर ब्रिगेड वाला एक व्यक्ति पानी डाल रहा है ताकि घर में लगी आग कंट्रोल की जा सके। देखिए, ये आवश्यकताएं हैं: ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वालों का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, ये दोनों होते हैं। देखिए, अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, उसे हम कैसे हटा सकते हैं? तो इसलिए हम जल डालते हैं। फायर ब्रिगेड वाले जो रहते हैं वो पानी डालते हैं, तो उससे क्या रहता है कि वायु की आपूर्ति होना बंद हो जाती है, मीन्स उससे संपर्क टूट जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आग बुझ जाती है। द मोस्ट कॉमन फायर extinguisher is water, but water works only when things like wood and paper are on fire. जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, अर्थात जल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को नुकसान हो सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता, क्योंकि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह भी है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as a liquid in cylinders. हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, अर्थात हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए, उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है।
Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda और potassium bicarbonate. CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंबसन मीन्स दहन के प्रकार, अर्थात दहन कितने प्रकार से होता है, अर्थात पदार्थ कितने प्रकार से मीन्स कैसे कैसे जलते हैं। देखिए, यदि गैस स्टोव की घुंडी घुमाकर गैस चालू कर दिया जाए तो हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? तीव्र दहन। There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से ही लगती है। देखिए, जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पहले आग को पूरी तरह बुझाना आवश्यक है, वरना उससे जंगल में आग लग सकती है। We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को चलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्फोट मीन्स एक्सप्लोजन। Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्लेम मीन्स ज्वाला। Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle flame? LPG ज्वाला का परीक्षण कीजिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? देखिए, जैसा कि हम इन डायग्राम्स में देख सकते हैं, ऊपर में जो डायग्राम दिए गए हैं वो कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव मीन्स ये एक कैंडल की ज्वाला और किचन में हम जो स्टोव जिसे हम गैस भी कहते हैं यूज करते हैं उसकी फ्लेम को दिखाया गया है। तो जो कैंडल की फ्लेम है वो थोड़ी ब्राउन कलर में, थोड़ी भूरी से कलर में है और जो स्टोव की ज्वाला है उसका कलर ब्लू है, हम इसमें देख सकते हैं। नीचे में जो डायग्राम दिए गए हैं वह फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड वंसन बर्नर, अर्थात केरोसिन लैम्प ये जो लेफ्ट साइड में दिया गया है इसमें नीचे में
कुछ रेड है, ऊपर में येलो है। केरोसिन लैंप की ज्वाला का कलर नीचे में रेड है, ऊपर में येलो है। कैंडल की ज्वाला का कलर नीचे में रेड है, ऊपर में येलो है। जो बुनसन बर्नर है उसकी ज्वाला का कलर टोटली ब्लू है। नाउ वी आर रीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, मीन्स ज्वाला की संरचना। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी 6.6 लाइट अ कैंडल। Caution, be careful. Hold a glass tube with a pair of tongues and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. इस क्रियाकलाप में एक मोमबत्ती जलाइए। सावधानी से एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का जो मोम होता है वह जल्द पिघल जाता है। जैसा कि हमें डायग्राम 6.10 में दिखाया गया है, ठीक ऐसे ही ये क्रियाकलाप किया जाता है। The substances which vaporize during burning give flames. दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। चारकोल on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। जैसा कि हमने एक्टिविटी 6.6 में देखा कि कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? देखिए, जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट कीजिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। फिर देखिए आप क्या देखते हैं, जैसा कि इन डायग्राम्स में दिखाया गया है। A circular blackish ring is formed on the glass plate oblique slide. कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। Hold a thin long copper wire just inside the flame for about 30 seconds. एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए, जैसा कि हमें डायग्राम 6.10 सी में दिखाया गया है। Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है, जैसा कि डायग्राम 6.10 डी में दिखाया गया है। देखिए, ज्वाला का जो मध्य भाग होता है वह सबसे अधिक गर्म होता है, जो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर
फूंकते हैं वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे बाहरी भाग का ये यूज करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ फ्यूल। ईंधन क्या है? Recall that the sources of heat energy for domestic land and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. याद कीजिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरा करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स ईंधन दक्षता। कौन सा ईंधन कितनी ऊष्मा हमें देता है उसे कहते हैं ईंधन की दक्षता अथवा फ्यूल एफिशिएंसी। देखिए यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन सी ईंधन को चुनेंगे? बताइए। आप क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। The caloric value of a fuel is expressed in unit called किलोजूल पर किलोग्राम। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Calorific values of some fuels are given in table 6.4. कुछ ईंधनों के ऊष्मीयमान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। इस टेबल में विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान मीन्स कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में फ्यूल मीन्स ईंधन दिया गया है एंड राइट साइड में कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स ऊष्मीयमान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं काऊ डंग केक से हमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होती है। 6000 से 8000 मीन्स गोबर के उपले जो होते हैं उनसे हमें 6000 से 8000 तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा को हम कौन सी इकाई में नापते हैं? किलोजूल पर किलोग्राम। अर्थात हम इसे पढ़ेंगे कि जो वुड होती है लकड़ी उससे हमें 17,000 to 22,000 किलोजूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होती है। कोल 25,000 to 33,000 किलोजूल पर किलोग्राम। ऐसे ही नीचे तक हम इसे पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन से हमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू प्राप्त होती है? 1,50,000 किलोजूल पर किलोग्राम। मीन्स यदि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाया जाए तो हमें 1,50,000 किलोजूल ऊष्मीयमान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स
मीन्स ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कैसे डालता है, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनवांटेड कार्बन पार्टिकल्स। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें उपयोग में वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती, जैसे आम रहता है। आम हमें गर्मियों में फल देता है, हम आम को खाते हैं। यदि हम आम के पेड़ को काटकर लकड़ी प्राप्त करके उसे जला लें तो वो खत्म हो जाएगा और हमें गर्मियों में आम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का कारण बनती है, अर्थात इससे वन खत्म होते जाते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। नंबर 2, incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। Oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। हाँ, तो अब आया समझ, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिससे सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 3, combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। Global warming is the rise in temperature of the atmosphere of the earth. This results, among other things, in the melting of polar glaciers, which leads to a rise in the sea level, causing floods in the coastal areas. पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। देखिए, पृथ्वी का जो सामान्य वातावरण होता है, यदि उसके तापमान में वृद्धि हो जाए तो यह विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। देखिए, पृथ्वी का तापमान जब बढ़ता है तो इसके कई प्रभाव देखने को आते हैं, लेकिन इसका बड़ा इफेक्ट रहता है कि जो ग्लेशियर रहते हैं, बड़े बड़े हिमनद जिन्हें हम कहते हैं, वो पिघलने लगते हैं।
जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। जो तटों पर रहने वाले लोग रहते हैं उनको नुकसान होता है। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। समुद्र के आसपास के जो नीचे क्षेत्र हैं वह जल में डूब भी सकते हैं। नंबर 4, burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating and corrosive gas. कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है, अर्थात इससे दम घुटता है बहुत तेज। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल के जो इंजन रहते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। Such rain is called acid rain. ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, means compressed natural gas, because CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। थैंक यू।